मित्रों, हम सब जानते हैं कि टीएमसी ने न अपनी विजय मनाई और विजय मनाने से पहले ही विध्वंस की राजनीति शुरू कर दी। जिस तरीके से उन्होंने पॉलिटिकल वायलेंस किया वो हम सबको मालूम है। चुनाव केरला में भी हुए थे, चुनाव पुडुचेरी में भी हुए, चुनाव तमिलनाडु में भी हुए, चुनाव आपके प्रदेश के पड़ोस में असम में भी हुए। कहीं भी चुनाव के बाद वायलेंस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वहां टीएमसी नहीं थी। लेकिन जहां टीएमसी थी वहां चुनाव में वायलेंस हुआ और आप सबको मालूम है। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। हमारे यहां लगभग 1298 पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जिस पर एफआईआर लॉन्च हुई है, ऐसे हमारे यहां अटैक हुआ है। लगभग 1399 प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रॉय किया गया है, उनकी संपत्तियां उजाड़ी गई हैं। 676 इंसिडेंट लूटिंग की हुई है, लूट मचाई है और लगभग 108 परिवारों को थ्रेट की धमकी दी गई है। यह हम सब लोग जानते हैं। कमीशन ने कंप्लेंट जो दर्ज की है उनमें 2067 केसेस उसमें दर्ज हुए हैं कमीशन के अंदर। ह्यूमन राइट्स कमीशन में 254 केस दर्ज हुए, एससी कमीशन में 1769 केस दर्ज हुए, एसटी कमीशन में 25 केसेस दर्ज हुए हैं, वुमेन कमीशन में 19 केसेस दर्ज हुए हैं और 5650 केस एफआईआर जनरल पुलिस कंप्लेंट में उसको दर्ज हुआ है। यह हम सब लोगों के ध्यान में है। आराम बाग का कार्यालय और बिष्णुपुर के कार्यालय को जला दिया गया। यह सब वायलेंस तब हुआ जब पश्चिम बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री रही है और सबसे ज्यादा अत्याचार महिलाओं पर हुआ है। इस बात को हमको समझना चाहिए और इसको उजागर करना चाहिए कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते अगर पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, if the women are not safe, which type of Raj we are going to give to the Pashchim Bengal, to West Bengal by TMC government, that we have to understand. आज ही हमारे पोस्ट वायलेंस प्रोब पर जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तरफ से गई थी, जिसके कमेटी के सदस्य जस्टिस प्रमोद कोहली जो सिक्किम के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, आनंद बोस जो केरला के फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, मदन गोपाल जो फॉर्मर एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ कर्नाटका रहे हैं, निसार चंद अहमद जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ आईसीएसआई रहे हैं और निर्मल कौर फॉर्मर डीजीपी झारखंड, इनकी समिति हाई पावर्ड कमिटी फॉर पोस्ट वायलेंस प्रोब, इसकी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के लिए जो रिपोर्ट आई है वो आज ही उसको गृह राज्य मंत्री के सामने रखा गया है। जो जानकारियां मुझे मीडिया से मिल रही हैं वो जानकारियां ये बताती हैं कि इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने ये पाया है कि वायलेंस अंडर द वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी इन बंगाल, यानी वायलेंस जो हुआ है वो वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी के तहत हुआ है। क्रिमिनल्स वर इन्वॉल्व्ड इन द वायलेंस अलोंग विद पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, यानी क्रिमिनल्स, षड्यंत्रकारी जो क्रिमिनल्स थे वह राजनीतिक दल के साथ मिलकर के इस काम को उन्होंने किया है। जिन लोगों ने, जो लोग उनके विरोधी थे उनको मारा गया, वुमेन का रेप हुआ है, हाउसेस डिमोलिश किए गए हैं, विक्टिम्स को प्रिवेंट किया गया है फ्रॉम गोइंग टू द पुलिस स्टेशन और फाइन्स वर इम्पोज्ड, उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया कि तुम भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों गए हो, इसके लिए जुर्माना लगाया गया। यह हमने बंगाल में देखा है। इसके साथ साथ पुलिस रिमेन्ड एज म्यूट स्पेक्टेटर, बंगाल की पुलिस मूक दर्शक रही है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती है जो हमको देखने को मिला है। आधार कार्ड और राशन कार्ड जिन लोगों ने विरोध में काम किया उनसे छीने गए हैं। बंगाल वायलेंस में फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन का फेलियर है, यह हाई पावर्ड कमेटी कहती है। और एससी, एसटी, विमेन एंड वीकर सोसाइटीज वर टारगेटेड। हमारे दलित भाई, हमारे ट्राइबल भाई, हमारे कमजोर सेक्शन के सोसाइटी, हमारे कमजोर वर्ग के लोग और साथ में हमारे जो
महिलाएं थी उनको इसमें टारगेट किया गया है। यह बात भी हमको समझनी चाहिए। यह रिपोर्ट मेरी नहीं है, यह रिपोर्ट मेरी कोई मन भगड़ंत की बातें नहीं है। यह रिपोर्ट हाई पावर्ड कमिटी जो प्रोब करने गई थी उसने आज ही गृह राज्य मंत्री को यह सौंपी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, हम लोगों को अकेले लड़ने की आदत है। मैं इस समय यह नहीं पूछने वाला हूं कि कहां चले गए सारे देश के विरोधी दल। अगर कोई घटना बीजेपी शासित राज्य में हो जाती है तो तूफान खड़ा कर देते हैं, सारे एक दल एक आवाज से लग जाते हैं। कहां हैं वो सो कॉल्ड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट? मुझे उनसे कोई आशा नहीं है, लेकिन ये स्यूडो ह्यूमन एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, इनको भी बेनकाब करना हमारी जिम्मेवारी और हम करके रहेंगे, ये हम बताना चाहते हैं। कहां चले गए वो दलित के खिलाफ लड़ने वाले लोग? वो कहां चली गई वो राजनीतिक दल जो विमेन और दलित के बारे में लड़ाई लड़ने के लिए अग्रसर रहते हैं? वो कहीं बीजेपी शासित राज्य में कोई घटना दुर्भाग्यवश हो जाए उसका हम समर्थन नहीं करते, लेकिन तुरंत ऐसे चिल्लाते हैं जैसे ये बहुत बड़ा अन्याय सिर्फ बीजेपी राज्य में हो रहा है। लेकिन बंगाल में टारगेट किया जाता है महिलाओं को, मुख्यमंत्री महिला है, टारगेट किया जाता है दलित्स को, टारगेट किया जाता है ट्राइबल्स को, टारगेट किया जाता है हमारे वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को, कमजोर वर्ग के लोगों को। तब इनकी आवाज नहीं निकलती, गले में जान समाप्त हो जाती है। मित्रों, ये स्यूडो सेक्युलरिस्टों को भी और ये स्यूडो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को भी बेनकाब करना ये हमारी जिम्मेवारी होगी। इनसे हम कोई आशा नहीं रखते, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। और बीजेपी इस मानसिकता को क्रश करेगी इन ए डेमोक्रेटिक वे। मैं आज सुबह सुबह पार्लियामेंट के वक्तव्य को पढ़ रहा था और मुझे उसमें पढ़ने को मिला कि शायद ये 51-52 की बात थी। जवाहरलाल नेहरू जी ने, उस समय हमारे 3 सांसद होते थे जनसंघ के, और हमारे जो टोटल ऑपोजिशन था जिसकी संख्या बड़ी थी, उसके चेयरपर्सन थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बंगाल के सपूत। और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से जिरह की। ही क्वेश्चन्ड ऑन मेनी इंपॉर्टेंट इश्यूज। और उस समय जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, आई विल क्रश जनसंघ, ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बंगाल के ही सपूत, ने यह कहा था, आई विल क्रश दिस क्रशिंग मेंटालिटी। इस बात को उन्होंने कहा था कि मैं इसको क्रश कर दूंगा, इस मेंटालिटी को। उसके बाद समय बदला, कांग्रेस ने क्रशिंग डिफीट नॉट वंस, मेनी टाइम्स देखी, और आज भी क्रशिंग डिफीट के साथ खड़ी है। ममता जी, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, टाइम इज गोइंग टू कम वेयर इन ए डेमोक्रेटिक वे वी विल क्रश द मेंटालिटी विच यू आर going forward with and you are advocating at this point of time, and we'll do it in a democratic way. Remember this. भारतीय जनता पार्टी छोड़ने वाली नहीं है, लड़ने वाली है, जमीन पर लड़ने वाली है। और मैं कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा, हमने सीपीएम से लड़ाई लड़ी है, हमने उन तमाम लोगों से लड़ाई ली है जिन्होंने हिंसा का साथ लिया है। ये याद रखिएगा कि इन सारी लड़ाइयों में प्रजातांत्रिक तरीके से जीतते हुए आगे बढ़ी है, तो पहले दिया का निशान और बाद में कमल का निशान खिलता हुआ आगे आया है। इस बात को समझना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी आगे बढ़ेगी और इसलिए ये लड़ाई लंबी हो सकती है, लेकिन अगर हम 2014 से लेकर 2020 और 21 तक इस लड़ाई में इतनी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, तो 2026 में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का परचम वेस्ट बंगाल में फहराएगा। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं ममता जी के स्वभाव के बारे में क्या चर्चा करूं? भ्रष्टाचार, टीएमसी और ममता ये पर्यायवाची है। करप्शन, दाई नेम इज ममता, टीएमसी दाई नेम इज करप्शन। ये पर्यायवाची हैं, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां टीएमसी होगी, जहां ममता जी होंगी, वहां अराजकता होगी, वहां भ्रष्टाचार होगा। इस बात को हमको समझ लेना चाहिए। और इसीलिए आप देखिए, अगर अम्फान आता है तो की देवो
जो कुछ देबो आमी खाबो, आमी खाबो, आमी खाबो, सब खाने के लिए। भ्रष्टाचार। आप बताओ तिरपाल की चोरी हुई थी कि नहीं हुई थी? आप बताइए चौल चोरी हुई कि नहीं हुई? आप बताइए कि हर तरीके की चोरी की गई कि नहीं गई? और आपको मालूम है कि नहीं, जब सीएजी की रिपोर्ट में यह कहा गया कि हाई कोर्ट सीएजी से इसका ऑडिट कराए, तो ममता जी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। मतलब चोरों को सुरक्षा देना और कवच पहनाने का काम किसका? तो ममता जी का। यह ठीक है, आप चुनाव में जीत गई, लेकिन यह भी ठीक है कि दूसरी पार्टी उभर करके आई है, तो वह भारतीय जनता पार्टी है, और विपक्ष की भूमिका हमको मिली है, हम विपक्ष करके दिखाएंगे, यह हम आपको बताना चाहते हैं। मित्रों, हम सब जानते हैं, अगर पॉलिटिकल वायलेंस की बात करें तो हमारे को ध्यान में आता है कि हर तरीके से ममता जी ने उसको प्रश्रय दिया है, यह भी हमको ध्यान में आता है। 21,000 कंप्लेंट्स आई हैं अम्फान में, और वो मोस्टली तृणमूल के ग्रास रूट वर्कर्स की कंप्लेंट है। 2100 और उसी तरीके से आपको मालूम है, जब सारा देश अम्फान से, कोरोना से लड़ रहा था, ये मिसमैनेजमेंट की मैं बात सुनाना चाहता हूं। जब सारा देश कोरोना से लड़ रहा था, और जब हम बंगाल के श्रमिक भाइयों को बंगाल पहुंचाने के लिए मोदी जी ट्रेन चला रहे थे, तो ममता जी ने इस ट्रेन को कोरोना एक्सप्रेस कहा था। ये देखो बंगाल का दर्द, नेता का दर्द बंगाल के लोगों के प्रति। ये ठीक है, आप चुनाव जीत गई, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती, और सच्चाई हम छुपने भी नहीं देंगे, हम पहुंचा कर रहेंगे बंगाल की जनता और दिलो दिमाग में। इस बात को हमको समझना चाहिए। आप देखिए, उसी तरीके से हमारा कोरोना आया, प्रधानमंत्री जी ने कोरोना के मैनेजमेंट को किस बखूबी निभाया, और दुनिया में ये स्थापित कर दिया कि हम हेल्थ इश्यूज के साथ साथ इकोनॉमिक इश्यूज को भी एड्रेस करते हैं। लेकिन आपने क्या किया? अंडर रिपोर्टिंग, फजिंग विद द रिपोर्ट्स, मिसमैनेजमेंट। सेंटर से टीम गई तो उसको घूमने नहीं दिया। जो डेड बॉडीज आई कोरोना की, उस पर रजिस्टर नहीं होने दिया। इस तरीके से आपने बंगाल के लोगों के सुरक्षा के बजाय उनको आपने एक तरीके से मौत के सामने धकेल दिया। ये ठीक है, समय आपका हो सकता है, लेकिन इन बातों को हम लोग बंगाल की जनता को भूलने नहीं देंगे कि किस तरीके से नेता ने उस समय बिहेव किया है। और जहां तक ऑक्सीजन के सवाल आया, तो प्रधानमंत्री जी ने, आपको मालूम है, फर्टिलाइजर फैक्ट्री को लगा के, स्टील फैक्ट्री को लगा करके, पेट्रोलियम फैक्ट्री को लगा करके, जहां हमारी ऑक्सीजन बनाने की कैपेसिटी 900 मेट्रिक टन थी, एक हफ्ते के अंदर उसको 9,000 मेट्रिक टन तक पहुंचा दिया। इस बात को हमको समझना चाहिए। और उसी तरीके से इसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी हर तरीके के संभव उपाय किए गए, जल से, थल से और नभ से, आकाश से, थल से और नभ से, तीनों से ऑक्सीजन को एक सप्ताह के अंदर ज़रूरतमंद तक पहुंचाने की काम किया। 900 मेट्रिक टन को 9,000 मेट्रिक टन पहुंचाया। हमारे ऑक्सीजन टैंकर्स को 1,681 कर दिया। हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर जो 4 लाख थे, उसको एक सप्ताह में 11 लाख तक पहुंचा दिया। और हमारे क्रायोजेनिक टैंक्स जो थे, वो 609 से 901 कर दिया। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मैं सभी विधायकों से निवेदन करूंगा, और मैं सभी सांसदों से निवेदन करूंगा, प्रधानमंत्री जी ने हमारे पीएसए प्लांट्स, ऑक्सीजन के प्लांट्स, हर जिले को एक एक ऑक्सीजन प्लांट जिला अस्पताल में दिया है। ये जुलाई महीने में लगने वाला है। ये प्रधानमंत्री के केयर फंड से आया है, पीएम केयर फंड से। ये ठीक है, मुझे मालूम है कि वहां ममता जी अपनी तस्वीर चिपकाएंगी, जितना चिपकाना है चिपका लो, लेकिन मैं ये कहूंगा कि हमारे सांसद और विधायक जा करके देखें कि यह, इसमें कोई घोटाला नहीं होना चाहिए, ममता का घोटाला नहीं होना चाहिए। पीएसए प्लांट लगे, इसकी हमको चिंता करनी चाहिए। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिया गया हमारा है, उसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। वैक्सीनेशन, ममता जी ने वैक्सीनेशन पर क्या क्या स्टेटमेंट दिए। पहले वैक्सीनेशन पर यह कहा कि ये कितना सफल होगा मालूम नहीं, फिर उसके बाद कहा कि हम खुद खरीदेंगे, फिर कहा हमको मुफ्त दो। अरे ममता जी, आप घबराती क्यों हैं? ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाला प्रधान सेवक के द्वारा ये देश चल रहा है। सबको मुफ्त वैक्सीन देने का निर्णय प्रधानमंत्री जी ने किया है, और 21 जून से ये कार्यक्रम शुरू हो गया है। इस बात को हमको समझना चाहिए। लेकिन मुझे यह भी बताना है कि पहले 2 कंपनियां बनाती थी, अब 13 कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं।
और यही साल के अंत तक आते आते 19 कंपनियां बनाएंगी। और इस वैक्सीन में लगभग हमारे यहाँ कोविशील्ड जो है वो 50 करोड़ बनेगी दिसंबर तक, कोवैक्सीन जो है वो 40 करोड़ बनेगी, कॉर्बेवैक्स है वो 30 करोड़ बनेगी, जायडस की कैडिला है 5 करोड़ बनेगी और स्पुतनिक 10 करोड़ बनेगी। इसलिए टोटल 135 करोड़ दिसंबर महीने तक वैक्सीन हो जाएगी। और यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा वैक्सीन का कार्यक्रम वर्ल्ड का लार्जेस्ट और फास्टेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम। हमने अमेरिका को पिछाड़ दिया है। हम 32 करोड़ 36 लाख पहुंच गए। अमेरिका 32 करोड़ 33 लाख पर खड़ा है। हमने ओवरटेक कर लिया अमेरिका को। जर्मनी, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड, इनसे हम आगे निकल चुके हैं। इनके लक्ष्य भी छोटे थे, हमारे लक्ष्य भी बड़े हैं। 130 करोड़ की जनता को लगाना है। बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता से मैं बोलूँगा और विधायकों से बोलूँगा, नीचे जा कर के लोगों को इसमें जोड़ने की ज़रूरत है। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि ऑल टाइम लो अगर वैक्सीनेशन हो रहा है तो वो पश्चिम बंगाल में हो रहा है।